नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर के करंट अफेयर सेगमेंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स टुडे। जी हां, करंट अफेयर्स टुडे आज हम लोग देखेंगे किस तारीख का, 2 जुलाई का। 1 जुलाई का वीडियो मैं डाल चुका हूं, ये 2 जुलाई का करंट अफेयर्स होगा और इसमें हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे जो आपका पीटी में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। साथ ही यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आइए देखते हैं आज का अपना पहला दोस्तों। आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वह है गंगा नदी बेसिन के ग्लेशियल लेक एटलस का विमोचन किया गया है। और यह विमोचन किसने किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। तो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, जल शक्ति मंत्रालय ने ग्लेशियल लेक एटलस का विमोचन किस नदी बेसिन के लिए किया है? तो गंगा नदी बेसिन। और यदि उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा नदी बेसिन के ग्लेशियल लेक एटलस का विमोचन किस मंत्रालय ने किया है, तो वो हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट है, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने यह काम किया है, तो जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गंगा नदी बेसिन 4707 हिमनद झीलों को 20,685 हेक्टेयर के कुल झील जल फैलाव क्षेत्र के साथ मैप किया गया है। ठीक है, यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना पीटी के लिहाज से। नेक्स्ट है, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत यह काम किया गया है और यह केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बारे में फिर कभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब किस सैटेलाइट के द्वारा किया गया है यह भी पूछा जा सकता है पीटी में, तो रिसोर्स सैट सैटेलाइट। ठीक है, रिसोर्स सैट 2 के जरिए लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग के जरिए सेंसर 4 के द्वारा यह काम किया गया है, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया, लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर 4, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में LISS 4 नाम दिया गया है और इसी से इसकी मैपिंग की गई है। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीटी के लिहाज से। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का प्रभाव कम करना इसका लक्ष्य है। जैसे आप लोगों ने देखा था, मैंने वीडियो भी उस पर बनाया था कि उत्तराखंड में हाल ही में दो बार आपका ग्लेशियर जो है उसमें विस्फोट हुआ और उसके कारण बाढ़ आई। ठीक है, तो उस तरह की जो समस्या है होगी उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए या फिर उसका मैपिंग करके उसका प्रभाव कम करने के लिए यह सिस्टम जो है वह किया गया है। ठीक है, यह मैपिंग की गई है। नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर के बारे में यदि देखें, NRSC के बारे में देखें, तो इसकी भुवन ऐप की लॉन्चिंग भी इसी के दौरान हुई है। तो भुवन ऐप किससे संबंधित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और इसके अलावा इसका पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, भुवन ऐप या फिर भुवन पोर्टल लॉन्च किया गया है। और यह जो है आपका NRSC, यह इसरो के अंतर्गत काम करता है। इसरो के हैदराबाद सेंटर के अधीन यह काम करता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो लगभग एक ही पॉइंट से आपके 5 क्वेश्चन बन चुके हैं और इसी तरह हर पॉइंट से आपके 5-6 क्वेश्चन बनेंगे पीटी के। ठीक है, तो यह मत समझिएगा कि यह केवल मेंस के लिए, पीटी के लिहाज से भी यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे देख लेते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल पर नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, यह आपका नीति आयोग का रिपोर्ट है। सबसे पहले तो यह याद रखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल पर किसने रिपोर्ट जारी किया है? तो नीति आयोग ने। ठीक है, और यह अध्ययन का रिपोर्ट है एक तरह का। वीके पॉल जो कि नीति आयोग के स्वास्थ्य संबंधी सदस्य हैं, उनके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। नॉन फॉर प्रॉफिट अस्पताल क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं वो सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले हॉस्पिटल होते हैं। अब रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो ज्यादा मैंने नहीं लिया है, जो पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वही लिया है कि NFP अस्पतालों में इलाज की गई बीमारियों का हिस्सा मात्र कितना है? 1.1% है। मतलब नॉन प्रॉफिट अस्पतालों में मात्र 1.1% बीमारियों का इलाज किया जाता है। ठीक है, अब रोगियों का हिस्सा देख लेते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट जो अस्पताल है उनमें रोगियों का हिस्सा क्या है। तो NFT अस्पताल में यदि देखें तो 2.7% मात्र है, और प्रॉफिटेबल जो अस्पताल है जहां पर आपसे पैसा लिया जाता है वहां पर आपका
55.3% है। ठीक है, तो ये आंकड़े जो हैं वो मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वैसे आप जान लीजिए आप भी। एनएफपी हॉस्पिटल के बारे में देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि मेडिकल केयर की जो सुविधा होती है, जो साधारण मेडिकल केयर होता है उसकी सुविधा मतलब चौथाई होती है, उसकी सुविधा के लिए चौथाई आपका पैसा लगता है किसके तुलना में, जो प्रॉफिटेबल हॉस्पिटल होते हैं उनकी तुलना में। ओपीडी केयर जो है वो आपका 1/3 पैसा लगता है या फिर 1/3 उससे कम होता है। ठीक है, डॉक्टर्स का फीस जो होता है वो 18% कम होता है एनएफपी हॉस्पिटल में, और मेडिकल अवेलेबिलिटी जो होती है वह 26% कम होती है। तो ये सब जो है कारण है कि लोग अभी जो है एनएफपी हॉस्पिटल ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, यही नीति आयोग का कहना है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। नीति आयोग का प्रस्ताव क्या है, तो नीति आयोग का प्रस्ताव है कि एनएफपी अस्पतालों में दान देने के लिए धारा 80 के तहत, इनकम टैक्स की धारा 80 के तहत 100% छूट प्रदान की जाए। मतलब यदि कोई दान देना चाहता है नॉन फॉर प्रॉफिट अस्पतालों में तो उसको इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी। जैसे एलआईसी का आप लेते हो, बीमा लेते हो, तो आपको उसमें छूट मिलती है इनकम टैक्स में, उसी तरह से इसमें भी छूट मिलेगी। आगे देख लेते हैं FIRE पहल के बारे में, जिसे फायर पहल नाम दिया गया है। ठीक है, तो फायर पहल के बारे में यदि हम देखें तो सर्व DST SERB यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, और यह जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत यह आता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सर्व कहा जाता है। तो और DST का मतलब यहां पर हो गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इंटेल इंडिया का यह पहल है, दोनों ने संयुक्त रूप से यह पहल लॉन्च किया है FIRE, जिसका मतलब है फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा फायर का, और यह किसकी पहल है यह भी याद रखिएगा, पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो गहन कृषि तकनीक अनुसंधान को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज, क्लाउड किसको कहते हैं, जहां पर आपका डाटा स्टोर होता है, आपने सुना होगा गूगल क्लाउड, MI क्लाउड, इस तरह से सैमसंग क्लाउड, इस तरह से आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, एज है और आपका डिफेंस फील्ड्स है। ठीक है, तो ये सब के बारे में इसमें अनुसंधान किया जाएगा। इसके अलावा सरकार और उद्योग जगत की यह एक संयुक्त सहपोषित पहल, मतलब सरकार भी जो है इसमें वित्त पोषण करेगी और जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी इसमें वित्त पोषण करेंगे। अब आइए देख लेते हैं सर्व के बारे में। तो सर्व के सचिव जो है, वर्तमान सचिव, वो हैं प्रोफेसर संदीप वर्मा, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब देख लेते हैं इंटेल के बारे में। तो इंटेल के CEO जो है वह है पैट जेलसिंगर। इंटेल का आपका चिप आता है, आप जानते हैं इंटेल का ही आपका प्रोसेसर जो कंप्यूटर्स में आपके होगा वह इंटेल का ही होगा, और मुख्यालय इंटेल का कहाँ है, तो कैलिफोर्निया USA। इससे पहले मैंने बताया था फेसबुक के बारे में, और उसका भी मुख्यालय कहाँ था, वो था कैलिफोर्निया USA में। नेक्स्ट है नोट, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सर्व द्वारा प्रदत्त शोध सहायता की वास्तविक जानकारी के लिए प्रिज्म पोर्टल भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो प्रिज्म पोर्टल भी जो है वह सर्व से ही संबंधित है। ठीक है, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट, यह है आपका प्रिज्म का फुल फॉर्म। तो इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं परीक्षा में डायरेक्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं PMFME योजना। PMFME योजना के बारे में देखें तो इस योजना को 1 साल पूरा हो गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो PM से तो प्रधानमंत्री हो गया, उसके बाद है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। तो इससे आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्म जो आपके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उसके लिए यह आपका PMFME योजना है, और इसको 1 साल पूरा हो गया है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य याद रखिएगा। FPOs यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है FPOs को, और SHGs मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उन्हें, और उत्पादक सहकारी समितियों को इसके माध्यम से समर्थन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा देखें तो 2020-21 से लेकर 2024-25 तक 5 वर्षों में 10,000 करोड़
का परिव्यय इसमें किया जाना है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के तहत यह है और इसमें जो है कोरोना काल में मेनली इसमें वित्त पोषण किया गया है कि कोरोना काल में जो भी आपके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या फिर कोई भी उद्योग जो कि प्रभावित हुआ है उन सब के लिए अलग अलग राशि जारी की गई है। तो यह 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ इस क्षेत्र के लिए आपका परिव्यय किया गया है, यह याद रखिएगा। 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहयोग इसके माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, और यह जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र प्रायोजित योजना है, यह मैं पहले ही बता चुका हूं। अब इसका कुछ माइलस्टोन देख लेते हैं, कुछ अचीवमेंट देख लेते हैं जो पिछले 1 साल के दौरान हुआ। तो ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए 707 जिलों में 137 उत्पादों को इसने प्रोत्साहित किया है। ODOP जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना जो है आपका उत्तर प्रदेश में भी लागू है और UPPSC में पूछा भी जा सकता है कि किस जिले का क्या उत्पाद है, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं SRLM स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, इसके लिए भी जो है आपका इसको कहते हैं राज्य ग्रामीण जीवन आजीविका मिशन। ठीक है, तो इसमें भी जो है 25.25 करोड़ रुपए की पूंजी दी गई है। इसके अलावा SHG सदस्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रत्येक सदस्य को 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता इसके माध्यम से दी जा रही है। किसके माध्यम से? SRLM यानी कि स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के माध्यम से। इसके अलावा देखें तो 54 सामान्य क्षमता निर्माण और उष्मायन केंद्रों को मंजूरी दी गई है इसके माध्यम से। नोडल बैंक क्या कौन है इस स्कीम का? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। यह पीटी में पूछा जा सकता है कि इस स्कीम का नोडल बैंक कौन है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं INS किल्टन के बारे में। तो INS किल्टन जो है उसने पूर्वी चीन सागर में सैन्य अभ्यास किया है। ठीक है, किसके साथ? तो दक्षिण कोरियाई जहाज ग्योंगनम के साथ इसने किया है और यह जो है दक्षिण कोरियाई जहाज है जिसके साथ INS किल्टन ने आपका सैन्य अभ्यास किया है पूर्वी चीन सागर में। तो यह पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक पॉइंट लिख दिया यहां पर। आगे देख लेते हैं जेन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां पर? तो अहमदाबाद में। ठीक है, यह भी पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यह जो है भारत और जापान के बीच संबंधों की सहजता और आधुनिकता का प्रतीक है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि यह जो आपका जेन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है यह भारत के साथ किस देश के संबंधों का प्रतीक है? तो यह हो जाएगा जापान। ठीक है, तो अलग अलग तरह से घुमा करके क्वेश्चन पीटी में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है। यह रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है वह अशगाबाद जो कि तुर्कमेनिस्तान में है वो बन गया है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है वह है अशगाबाद। ठीक है, और यह दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मर्सर नाम की संस्था है जिसने यह रिपोर्ट जारी की है और इसके रिपोर्ट का क्या नाम है? कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज रैंकिंग 2021 के अनुसार यह रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, अशगाबाद के बाद किसका स्थान है? तो हांगकांग का स्थान है। हांगकांग SAR और हांगकांग दोनों हांगकांग SAR जो कि हांगकांग की राजधानी है वो है, यहाँ पर संयुक्त नहीं होना चाहिए, ये दोनों जो है वो दूसरे स्थान पर है। और बेरूत जो है जो कि लेबनान की राजधानी है वह तीसरे स्थान पर है। तो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन है वो आपको मैंने बताया। मुंबई का स्थान देखें, भारत में यदि देखें तो मुंबई जो है वो प्रवासी भारतीयों के लिए सबसे महंगा शहर है और इसका स्थान क्या है? 78वां है। ठीक है, इसका स्थान 78वां है। टोटल 209 शहरों की रैंकिंग की गई है 5 महाद्वीपों में, जिसमें मुंबई का स्थान 78वां है जो कि महंगे शहर में। ठीक है, 2020 में मुंबई का स्थान क्या था? 60वां था। ठीक है, और भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? तो मुंबई है, याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट के लिए, इस रैंकिंग के लिए आधार शहर बेस सिटी किसको चुना गया? तो वह न्यूयॉर्क को चुना गया है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि यह जो मर्सर नाम की संस्था है वह अमेरिकी संस्था हो सकती है। वैसे इसके बारे में मैंने देखा नहीं, आप गूगल कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु संयुक्त मंच की शुरुआत की गई है। ठीक है, एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो WHO
WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों ने मिलकर कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए संयुक्त मंच शुरू किया है। तो यह पूछा जा सकता है आपसे कि किन किन संस्थाओं ने मिलकर के मंच शुरू किया, संयुक्त मंच कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए? तो WHO, WIPO और WTO। अब पीटी के लिहाज से यह भी महत्वपूर्ण है कि इन तीनों के बारे में जाना जाए। ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, रेलवे में, SSC में, BPSC में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं, WHO की स्थापना जो है वह 1948 में हुई थी और इसकी सदस्य संख्या 193 है। इसके प्रमुख जो है वो फिलहाल में टेड्रोस घेब्रेयेसुस है, ठीक है। और चीन का समर्थन का इन पर जो है बराबर आजकल आरोप लग रहा है, क्योंकि चीन के खिलाफ इन्होंने कुछ खास कदम नहीं उठाया है कोरोना महामारी के बावजूद। और इसका मुख्यालय कहाँ है WHO का? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो WHO का तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा, कोरोना महामारी के कारण WHO आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है हमेशा, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा WIPO के बारे में देखें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यह भी चर्चा में है इसलिए क्योंकि जो कोरोना वायरस का टीका है उस पर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट जो है वो हटा लिया जाए यदि, तो सभी जो कंपनियां हैं वो टीका बना सकती हैं, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो हटाने को तैयार नहीं है। दक्षिण अफ्रीका ने यह प्रस्ताव दिया था जिसको भारत ने समर्थन भी किया है, लेकिन इस पर कुछ फैसला अभी तक लिया नहीं गया है, इसलिए यह जो आपका WIPO है यह भी चर्चा में है, तो याद रखिएगा। 1967 में इसकी स्थापना हुई और इसके भी सदस्य कितने हैं? 193 है। और इसके प्रमुख वर्तमान में कौन है? डैरेन तांग है, ठीक है। और नाम से पता चलता है कि या तो जापानी है या फिर आपका कोरियाई है या फिर आपका कह सकते हैं कि चाइनीज है। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय जो है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और WTO का भी मुख्यालय आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं इसको, और इसके सदस्य 164 है, ठीक है। और प्रमुख कौन है इसके? तो ngozi ओंकोजो-इवेला, ये जो है आपके इसके प्रमुख हैं। और WTO भी चर्चा में है क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हटाने के लिए आपका कोरोना टीका से WTO में ही फैसला होना है, ठीक है। तो इसलिए यह भी जो है आपका चर्चा में है, तीनों आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। किस पहल के तहत? तो किसान मित्र पहल के तहत आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया गया है। इसका डिजाइन और निर्माण जो है वो टेक महिंद्रा के द्वारा किया गया है और ऐप के लिए डाटा जो है वह इसके माध्यम से मिलेगा, ठीक है। मौसम आधारित जानकारी इसके माध्यम से मिलेगी। ऐप के जरिए ऐप के जरिए कौन कौन सा डाटा मिलेगा वो मैं बता रहा हूं। तो मौसम आधारित जानकारी इसके माध्यम से मिलेगी। मौसम विभाग देगा। दरअसल अलग अलग विभाग हैं जो इस ऐप पर अलग अलग डाटा उपलब्ध कराएंगे। तो मौसम आधारित जानकारी जो है वो मौसम विभाग उपलब्ध कराएगा। भूमि सतह की जानकारी, वनस्पति सूचकांक और फसल की जानकारी कौन उपलब्ध कराएगा? तो इसरो कराएगा। इसमें आप कृषि विभाग मत समझ लेना, इसमें ये जानकारी जो है वो इसरो उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा मृदा प्रकार, मतलब मिट्टी का क्या प्रकार है, कहां पर, और मृदा स्वास्थ्य और मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, इसकी जानकारी कौन सा विभाग देगा? तो कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा यह जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सतही भूजल, मतलब जो आपका ग्राउंड वाटर है, और ये हो गया आपका ग्राउंड वाटर, भूजल जिसको कहते हैं, और सतही जल कहने का मतलब कि आपका भूमि के सतह के ऊपर जो जल है, ठीक है, जैसे नदी हो गया, पोखर हो गया, तालाब हो गया, तो इन सब के जल के बारे में, हर तरह के जल संसाधन के बारे में जानकारी कौन देगा? तो केंद्रीय भूजल बोर्ड देगा, ठीक है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर एसोसिएशन कहिए आप इसको, एजेंसी कहिए, जो कहिए। तो और यह जो है राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र के जरिए यह रिपोर्ट दी जाएगी, ठीक है। नेशनल वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर के बाद इसका फुल फॉर्म हो गया NWIC का। आगे देख लेते हैं,
इसके बारे में प्रमुख बात जो है, तो इसके वैज्ञानिक सलाहकार जो है वो प्रोफेसर के विजय राघवन है। ठीक है, जो केंद्र सरकार है उसके वैज्ञानिक सलाहकार हैं प्रोफेसर के विजय राघवन। इन्होंने ही यह आपका ऐप जारी किया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं, झारखंड का में जो है नया क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसा आप लोग जानते हैं कि पहले से ही झारखंड में रांची में और बोकारो में आपका, रांची में और जमशेदपुर में आपका क्रिकेट स्टेडियम है अंतर्राष्ट्रीय, और अब जो है झारखंड में बोकारो में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। और झारखंड क्रिकेट काउंसिल ने इसके लिए सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसएल का मतलब बोकारो स्टील प्लांट, इन दोनों से MOU पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक, एक तरह का समझौता होता है। ठीक है, झारखंड में पहले से ही रांची और जमशेदपुर में स्टेडियम है, यह मैं बता चुका हूं, और सेल टाउनशिप में बनने वाला यह भारत का पहला स्टेडियम होगा, तो इसलिए भी यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे भी क्रिकेट की जानकारी रखने में हम लोगों को मजा आता है, तो आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र चर्चा में क्यों है? यह तमिलनाडु में है। और चर्चा में क्यों है? तो भारत और रूस मिलकर इसकी 5वीं और 6वीं इकाई जो है उसके निर्माण का कार्य शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि आपका प्रधानमंत्री के अंतर्गत डायरेक्ट आता है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL, और रूस के परमाणु ऊर्जा निगम जिसका नाम है रोसैटॉम, इन तीनों ने मिलकर के यह काम निर्माण कार्य शुरू किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि रूस के सहायता से कुडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। अब ये सबसे बड़ा तथ्य है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है कि कुडनकुलम जो है वो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो यह तो निश्चित तौर पर याद होना चाहिए। इसके बाद इसके जितनी भी इकाइयां हैं वो सब जो है प्रत्येक 1000 मेगावाट की इकाइयां हैं, तो यह भी याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। अब देखते हैं कुडनकुलम प्रोजेक्ट के बारे में। तो यह जो इसकी शुरुआत जो है 31 मार्च 2002 को हुई थी। ठीक है, अभी शुरुआत नहीं हुई है, पहले से ही बाकी इकाइयां बननी शुरू हो गई थी। तो यह जो है आपका 31 मार्च 2002 को शुरू हुआ था इसका निर्माण। ठीक है, और जो आपका, इससे पहले मैं बता दूं कि NPCIL का जो मुख्यालय है वो है आपका मुंबई में। ठीक है, तो यह भी याद रखना जरूरी है। अब कुडनकुलम जो परियोजना है 20 नवंबर 1988 को जो आपका राजीव गांधी थे उस समय के तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, और मिखाइल गोर्बाचोव जो थे वह आपके रूस के राष्ट्रपति थे, इन दोनों के बीच में एक इंटर गवर्नमेंटल मतलब अंतर सरकारी समझौता हुआ था 1988 में, जिसके तहत भारत में 2035 तक भारत में बहुत सारे परमाणु ऊर्जा इकाइयां बनाने का यह आपका समझौता था। अब इस समझौते के तहत जो है 2035 तक कुल 12 परमाणु संयंत्रों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परमाणु ऊर्जा के संबंध में एटॉमिक एनर्जी जो है आपका मेंस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे वो BPSC हो, UPPSC हो, आपका UPSC हो, किसी भी कोई भी PCS एग्जाम हो, उसमें मेंस का भी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यदि एटॉमिक एनर्जी के विकास के संदर्भ में कोई भी मेंस का क्वेश्चन पूछता है तो आप कुडनकुलम परियोजना के बारे में लिख सकते हैं और इस समझौते का जिक्र भी कर सकते हैं, तो आपका नंबर जरूर बढ़ जाएगा। तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा, और पीटी में तो खैर डायरेक्ट ही पूछ सकता है क्योंकि सबसे बड़ी परियोजना है। आगे देख लेते हैं, भारतीय नौसेना ने BEL के साथ समझौता किया है। BEL का मतलब होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो किस लिए समझौता किया है? तो ज्वाइंट टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फोरम बनाने के लिए समझौता किया गया है। अब इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? तो उभरती जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके विकास को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। और यह जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है आपका बता दें यह समझौता किया गया है, और इस समझौते के तहत आत्मनिर्भर भारत में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया था। पिछले बार जब कोरोना का टाइम था तब मई में आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया था, और यही पैकेज के तहत जो है यह समझौता किया है भारतीय नौसेना ने BEL के साथ।
ये जो 20 लाख करोड़ था यह जीडीपी का 10% था, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोरोना काल चल ही रहा है और आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चल रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है पहले और आगे भी पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ प्रधानमंत्री ने क्या बताए थे और क्या है। तो पहला है आपका इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि संरचना, तीसरा है आपका सिस्टम यानी कि तंत्र जो होता है, इसके अलावा उसके बाद है वाइब्रेंट डेमोग्राफी मतलब आपका जनसंख्या कह सकते हैं, और लास्ट है आपका 5वां वो है डिमांड यानी कि मांग। तो ये 5 टोटल स्तंभ है आत्मनिर्भर भारत के, ये पांचों आप जरूर याद रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है चर्चा में भी है और लगातार जारी भी है, इसके बारे में मेंस में भी यदि क्वेश्चन पूछता है तो ये 5 स्तंभों का जिक्र करना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाएगा और इससे आपका नंबर बढ़ेगा। आगे देख लेते हैं FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन की संस्था है, उसने CIAT यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर और बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल के साथ मिलकर के रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है इंडिजिनस पीपल फूड सिस्टम इंसाइट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड रिजिलियंस फ्रॉम द फ्रंट लाइन क्लाइमेट चेंज। मतलब कि स्वदेशी लोगों की खाद्य प्रणालियों के लिए अंतर्दृष्टि और खतरे, मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण जो भी आपके देसी जनजातियां हैं उनके जीवन यापन पर और खाद्य प्रणालियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके संबंध में यह रिपोर्ट है। तो पूरा रिपोर्ट जो है अभी पीटी के लिहाज से जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, खास करके बीपीएससी यूपीपीएससी में, तो इसलिए केवल मैंने पीटी के लिहाज से पॉइंट चुने हैं। तो इसमें कौन कौन सी जनजातियां शामिल की गई हैं यह इंपॉर्टेंट है और इससे यह भी पता चल जाएगा कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो भारत की जो जनजाति है इसमें वो है खासी, भोटिया और अनवल। ठीक है, खासी, भोटिया और अनवल। और जनजातियों के लिए भारत के भूगोल में एक स्पेशल चैप्टर मैंने बताया है जिसमें सारी जनजातियां किस किस राज्य से संबंधित है, यह एनिमेटेड फॉर्मेट में मैंने समझाया है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि खासी, भोटिया और अनवल किन किन राज्यों की जनजातियां हैं। ठीक है, तो भारत के अलावा कैमरून में बाका, कैमरून जो आपका देश है वहां पर बाका जनजाति, इसके अलावा फिनलैंड में इनारी सामी जनजाति, इसके अलावा माली में आपका केल तामसेक जनजाति और सोलोमन द्वीप में मेलानेसियन जनजाति, इसके अलावा ग्वाटेमाला में माया चोर्टी और कोलंबिया में टिकुना, कोकामा तथा यागुआ जनजाति को इसमें शामिल किया गया है। इन सब पर अध्ययन करने के बाद यह रिपोर्ट बनाया गया है। तो किसने रिपोर्ट बनाया है, क्या शीर्षक है और कौन कौन सी जनजातियां शामिल है, यह मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं विदेश मंत्री जयशंकर की ग्रीस और इटली यात्रा के बारे में। तो ग्रीस में क्या हुआ यह मैं बताता हूं कि व्यापार और निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और संस्कृति के संबंध में समझौता हुआ है। साथ ही शिक्षाविदों और नागरिकों के आपसी संपर्क को बढ़ाने के संबंध में भी समझौता हुआ है। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इटली गए थे विदेश मंत्री जयशंकर, और वहां पर क्या हुआ तो ये जानिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि G20 विदेश मंत्रियों की वहां पर बैठक हुई है इटली में, इटली के मटेरा बेसिलिकाटा में। ठीक है, बेसिलिकाटा में। तो इटली याद रखिए, इतना भी काफी है, पीटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहां संपन्न हुई, तो इटली में। अब 2021 में G20 का मेजबान देश कौन है, तो इटली है। और 2022 में किसको मेजबानी मिलने की संभावना है, तो वो है अपना प्यारा देश भारत। तो इसलिए ये भी याद रखिएगा। विदेशी मामलों और विकास मंत्रियों की पहली संयुक्त बैठक भी यहां पर हुई है, कहां पर, इटली में, जहां पर मेटेरा घोषणा पत्र को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो ये सारे मामले जो है आपके इंपॉर्टेंट है पीटी के लिहाज से। आगे देख लेते हैं ग्रीस के बारे में। तो ग्रीस जो है उसकी राजधानी आपकी एथेंस है, मुद्रा जो है वो यूरो है, और राष्ट्रपति कौन है, तो कैटरीना सकेला रोपाउलो। ठीक है, कैटरीना सकेला रोपाउलो। तो बाकी सब याद रखिए, चाहे नहीं रखिए, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। कैटरीना याद रखिए, वो तो सबके सपनों में भी आती होगी अधिकतर लोगों के, और याद तो रहती ही है। G20 के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी।
ठीक है, 99 का फिर याद रखिएगा। सदस्य देश कितने हैं, तो 20 है, G20 नाम ही है, जिसमें 19 देश हैं और एक आपका यूरोपियन यूनियन है यानी कि यूरोपीय संघ है। और आपका 2021 का प्रेसिडेंसी किसके पास, इटली के पास, और 2022 का किसके पास होने वाला है, तो भारत के पास होने की संभावना है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिल्ली के 3 छात्रों को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए डायना पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये कौन कौन है, तो कैफ अली जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के हैं, सना मित्तर जो कि मित्तर या मित्तल होगा जो कि बारहवीं विश्वविद्यालय के हैं, और देवांशी रंजन जो कि लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली की हैं। ठीक है, और डायना पुरस्कार जो है वो प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की स्मृति में स्थापित पुरस्कार है। तो याद रखिएगा डायना कहाँ की प्रिंसेस थी, तो वेल्स की। ठीक है, आगे देख लेते हैं, भारत का एकमात्र संस्कृत दैनिक सुधर्मा, ठीक है, भारत का ही नहीं यह विश्व का एकमात्र संस्कृत दैनिक है जिसका नाम है सुधर्मा। उसके संस्थापक केवी संपत कुमार का निधन हो गया है, तो चर्चा में है यह। तो पूछा जा सकता है कि विश्व का एकमात्र संस्कृत दैनिक कौन है, तो नाम है सुधर्मा। उसके संस्थापक कौन थे, तो केवी संपत कुमार, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब केवी संपत कुमार जी का जो जन्म हुआ था वह कलाले गांव में हुआ था, नंजनगुड शहर, मैसूर, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। संपत कुमार को उनकी पत्नी जयलक्ष्मी के साथ 2020 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म पुरस्कार, जिसमें पद्मश्री था, वो दिया गया था। तो उनकी पत्नी की जयलक्ष्मी थी जिनके साथ इनको पद्म पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री। सुधर्मा के बारे में देखें तो 1970 में इसे स्थापित किया गया था और इसके संस्थापक जो थे वो केवी संपत कुमार के पिता थे जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, कलाले नादादुर वरदराज अयंगर नाम था, कलाले नादादुर वरदराज अयंगर। तो आप केवी संपत कुमार को याद रखिए, पिताजी जो थे उनके बारे में पूछा भी जा सकता है, नहीं भी, लेकिन केवी संपत कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है। और दुनिया का एकमात्र संस्कृत दैनिक कौन है, सुधर्मा, यह भी नाम याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट, फियर्सली फीमेल, यह एक किताब है। ठीक है, फियर्सली फीमेल नाम की जो किताब है, जो कि दूती चंद स्टोरी, इसका पूरा नाम है फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। दूती चंद को हम सब लोग जानते हैं। तो पत्रकार संदीप मिश्रा की यह पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, और यह चर्चा में क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। तो भारत की पहली समलैंगिक जो कि खुले तौर पर स्वीकार करती हैं कि मैं समलैंगिक हूं, वैसी एथलीट है दूती चंद। ठीक है, और इनके लिंग पहचान पर विवाद जो है वह उठ खड़ा हुआ था, बहुत चर्चा में रहा था, और इसी विवाद पर यह कहानी लिखी गई है, फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। 100 मीटर वैश्विक रेसिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था दूती चंद ने, और यह 100 मीटर वैश्विक रेसिंग में, वर्ल्ड रेसिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 2016 रियो ओलंपिक में 100 मीटर रेसिंग में इन्होंने क्वालिफाई किया था, और ऐसा करने वाली यह तीसरी भारतीय महिला थी और तीसरी भारतीय महिला थी, और पूरा मिलाकर के मतलब महिला पुरुष दोनों मिलाकर के 5वीं भारतीय थी। ठीक है, तो यह पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, संदीप मिश्रा ने और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। तो संदीप मिश्रा ने और भी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें है द बेस्ट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स राइटिंग, भारत के खेल का पहला संकलन, और हॉकी पर भी वो 2 किताबें लिख चुके हैं। पहला है फॉरगिव मी अम्मा, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ धनराज पिल्लई। ठीक है, और इसके अलावा मोहम्मद ऑफ बनारस एंड द अदर स्टोरीज, ये भी जो है आपका संदीप मिश्रा की पहले लिखी गई पुस्तकें हैं जो कि काफी चर्चित रही हैं, तो याद जरूर रखिएगा। और संदीप मिश्रा कौन है, एक पत्रकार है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट है जन सहायक, आपका सहायक तथा डीएसएम एसी योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों योजना जो है वो हरियाणा सरकार की योजना है। यह G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन और B2C यानी कि बिजनेस टू सिटीजन सेवाओं की डिलीवरी करने के लिए है। ठीक है, अब एक और योजना के बारे में देखते हैं जो कि हरियाणा की है, मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना। इसके तहत संपत्ति धारकों को स्वामित्व का अधिकार दिया जाता है। और इसके अलावा यह जो आपका DSM है उसका फुल फॉर्म है डिमांड साइड मैनेजमेंट AC। यह जो है
ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए योजना है। तो ये तीनों योजनाएं जो हैं वो हरियाणा सरकार की है। हरियाणा के कोई विद्यार्थी हैं तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत सी नई जानकारियां मिली होंगी जो कि आपको कहीं सुनने को देखने को नहीं मिलती हैं। इसके अलावा आपको जो है लाभ हुआ होगा, जो मैंने पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताए हैं पीटी के लिहाज से उससे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करते रहिएगा। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। साथ ही यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं 7004385014 पर, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं आप। तो जो भी आपको उचित लगे वो कर सकते हैं, डिटेल आपके स्क्रीन पर है। चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।